हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका अर्धवार्षिक 7 नवंबर से ही शुरू होने वाला है। तो उसका मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन में आपको किस तरह के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपका पता है होना चाहिए कि जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है आपका, ये आपका लर्निंग आउटकम पर आधारित जो ब्रिज कोर्स की आपको बुक्स मिली हैं उसी के आधार पर आपका लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसी के आधार पर इसमें भी आपको क्वेश्चन और ऐसे ही कुछ देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। एड ग्रेड का और ब्रिज कोर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन और आपकी जो भाषा भारती, इंग्लिश रीडर, जो बुक्स टेक्स्ट बुक है उनका भी कंप्लीट सॉल्यूशन अपने चैनल पर है, उनको जरूर देखें। आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधों की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कार्य करती है। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चित्र आ। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जानते हैं आप कि जैसे कि वायुमंडल में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस जो है सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन ना लेकर कहाँ से लेते हैं, जड़ों के माध्यम से मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना। वो जब अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो वो नाइट्रोजन को भी ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, देखिए बच्चों। बूझो 4 परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। ठीक है, 4 परख नलियों में समान मात्रा को गर्म करता है बूझो। अब अपनी परख नली को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। बच्चों पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और जो मैं बोल रहा हूं उसको भी समझें। ठीक है, अब आपसे पूछा यह गया है कि किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा। देखो याद रखना, उस परख नली में पानी सबसे जल्दी उबलेगा जिस परख नली को हाई टेम्परेचर मिल रहा होगा, उच्च ऊष्मा या ताप मिल रहा होगा उसका। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो बाह्य क्षेत्र में जो है परख नली आ को उसने रखा है, बाह्य क्षेत्र में जो स्थान नीला नीला जो होता है ना, कोई मोमबत्ती आप जला के देखना, उसमें जो नीला क्षेत्र रहेगा मोमबत्ती की लौ का, वो सबसे तापीय यानी ऊष्मीय रहेगा। इसलिए जो परख नली आ है उसका जो पानी है वो सबसे जल्दी जो है उबल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, बाल्टी में रंग भरा है, बूझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबोकर पिचकारी को छोड़ देता है खींचकर। तो अब आप देखते हैं कि रंग पिचकारी में भर गया, ऐसा क्यों होता है। तो देखो बच्चों, वायुमंडलीय दबाव के कारण आप जानते हैं कि वायुमंडल में जो है कई तरह की गैसें हैं, वायु हैं, उनका भी वजन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, देखो एलपीजी एक गैस है ना, गैस है ना एलपीजी, जो सिलेंडर में भरी होती है। अब यदि खाली सिलेंडर और अगर हम गैस को भर देंगे तो उसका वजन हो जाता है ना, एक्चुअली में वो है हवा ही, यानी कि गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेकिन उसका भी वजन होता है। उसी प्रकार से हमारे वायुमंडल में जो गैसेस हैं उनका भी वजन है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना। तो वायुमंडल में दबाव लगता है, हमारे ऊपर भी दबाव है, लेकिन क्या है, हम उस परिस्थिति में जो है समर्थ हो गए हैं चलने के लिए, इसलिए हमें ऐसा महसूस ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वायुमंडलीय दाब के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि एक पानी की टंकी दी गई है, पानी की टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार आ, बा और सा और दा बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। अब इन नलों से आपसे पूछा यह गया है, पानी यदि आपको साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर ले जिससे आपको क्लियर दिखे। आपसे पूछा गया है कि किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा। तो आप यह देख सकते हैं कि जो बराबर दाब से जो पानी प्रभावित होगा वो कौन कौन से नल हैं, देखिए। तो बच्चों इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं लिखना है आपको। कौन से हो जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर बा और शा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, फिर से मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कौन कौन सा, बा और सा। अब क्योंकि ये दोनों एक ही लेंथ पर, एक ही बराबर जो लंबाई पर लगे हुए हैं, इसलिए इन दोनों से बराबर मात्रा में पानी एक ही दाब से प्रभावित होगा। यानी यहां पर आपको क्या लिखना है, बा और सा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नीकरणीय जैव अपघटन पदार्थ है। तो बच्चों निम्नीकरणीय जैव अपघटन पदार्थ क्या होता है पहले समझ लीजिए अच्छे से। देखिए कि जो वायुमंडल यानी जो मिट्टी में अपघटित हो जाते हैं, जैसे कि यदि आप एक लकड़ी को जमीन में गाड़ दें और एक कांच की शीशी को जमीन में गाड़ दें, और यदि कुछ समय बाद आप या कुछ सालों बाद अगर निकालेंगे तो कांच की शीशी तो मिल जाएगी, लेकिन लकड़ी जो है वो अपघटित यानी टूटकर मिट्टी में ही मिल जाएगी। उन्हीं पदार्थों को बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय यानी जैव अपघटित पदार्थ। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सब्जी और फलों की छिलके, यह जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा गया है कि गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा सा छिद्र किया हुआ है पी। ठीक है, गत्ता कोई पेपर है, टॉर्च द्वारा प्रकाशित किया गया, छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है, आंख की किस बिंदु पर आप रखेंगे कि सुराग आपको देखा जा सके। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो देखो आप किस सुराग पर रखें आपको कि जो है आपको कि सुराग आप देख सके। ठीक है, तो आप यहां पर कहां पर है, देखो फिर से पढ़ते हैं इसको। देखो बच्चों, तो बच्चों इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी यानी ओ। यदि ओ पर ही हम रखेंगे तो हम सुराग को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको नीचे दी गई तालिका में भारत के 4 शहरों में एक दिन का तापमान आपको दिखाया गया है। अब आपको बताना है कि कहाँ का कैसा क्या तापमान है। तो देखो जिसका टेम्परेचर ज्यादा मतलब ज्यादा संख्या में होता है वो ज्यादा ऊष्मीय होती है, और जो जितना कम होगा वो जो कम होगी। जैसे आपको आई होप इतना तो पता होगा, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ गर्मी है और यहाँ ठंड है। ठीक है, अब किस शहर में हिमपात हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो धर्मशाला है वहां पर हिमपात हुआ है। धर्मशाला कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, निम्नतम तापमान में ही जो है हिमपात होता है। हिमपात मतलब बर्फ की बारिश। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में कोशिका का कौन सा भाग एक पुलिस की तरह है जो किसी वस्तु को कोशिका की अंदर और बाहर जाने नहीं देता। तो जो है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, यह जो है कोशिका के अंदर बाहर जाने वाली चीजों पर कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। तो आपको पता है कि जो बल्ब एक तो होता है इंसुलेटर और एक होता है कंडक्टर। ठीक है, यानी सुचालक और कुचालक। तो हमें सुचालक को ही रखना पड़ता है, और जितनी भी मेटल की चीजें हैं वो सब सुचालक हैं। इसलिए लोहे की जो छड़ है उसको हम रखेंगे, क्योंकि लोहा एक मेटल है और बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो एक नॉन मेटल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आपको जो है 4th में से एक ऑप्शन लगाना है। कहा गया है यह एक जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में होता है। यह एक सरल रंध्र काला पदार्थ है, कार्बन का शुद्ध रूप है। बस इतना ही, अगर हमने 2 ऑप्शन ही पढ़ लिए इसके तो हमें पता चल गया कि यह जो है कोयले की बात कर रहा है, कोयला कोक की बात कर रहा है। तो इसमें हो जाएगा पेट्रोलियम कोयला गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए पहेली की मां ने पहेली को लंच बॉक्स में आलू के पराठे रखे और पराठों को लंबे समय तक ताजा और नरम रखने के लिए उन्हें एक एल्युमिनियम की पन्नी में लपेट कर रखा। अचार की प्लास्टिक की डिब्बी में रखी पहेली के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन पहेली ने क्या पूछा है, देखिए कि एल्युमिनियम की जो पन्नी है उसका उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है। तो आप जानते हैं कि एल्युमिनियम की जो पन्नी है उसकी एक सतह को चमकीला बनाया जाता है, क्योंकि चमकीली सतह रिफ्लेक्टेड होती है, इसलिए वो ऊष्मा को रिफ्लेक्ट करके अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करती है और बाहर नहीं जाने देती। इसलिए ऊष्मा जो है आपकी खाना जो गर्म रहता है तपन, वो अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जा पाती। ठीक है, तो इसका देखो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को खराब होने से बचाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एल्युमिनियम को पीटकर उसकी पतली पन्नी में परिवर्तित करना धातु के किस गुण को प्रदर्शित करता है। जैसा कि आपको पता है कि धातु के कई गुण हैं, जैसे कि तन्यता, ठीक है, और विद्युत की सुचालक होते हैं और ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं। ठीक है, और उनको पीटने पर वो टूटते नहीं हैं। तो यही जो है एल्युमिनियम को पीटकर उसकी पतली पन्नी में परिवर्तित करने वाली
गुण को आघात वर्धनीयता, उसको क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। उसको आघात पहुंचाएंगे, चोट पहुंचाएंगे तो उसको वो सहन कर लेगी, टूटती नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है धातुओं के कोई दो अन्य गुण लिखिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, धातुओं में चमक होती है, यह ऊष्मा और विद्युत के भी सुचालक होते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, जैसे कोरोना वैक्सीन, कोरोना महामारी में सबको लगाई गई ना, उसी प्रकार से बहुत सारी वैक्सीन, मतलब कि जो इंजेक्शन में दवाई होती है वो। तो देखिए वैक्सीन लगाने के बाद जब वैक्सीन के जीवाणु शरीर में पहुंचते हैं तो हलचल पैदा करते हैं। शरीर का जो तंत्र नए मेहमान का स्वागत नहीं करता, बल्कि उन्हें खुद शरीर के अंदर घुसकर अपनी जगह बनानी पड़ती है। इसके चलते शरीर एक उथल पुथल की प्रक्रिया से गुजरता है। यही वजह है कि वैक्सीन लगाने के बाद हमें बुखार या दर्द आने लगता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, वैक्सीन जैसे कि आपने अगर कोरोना की वैक्सीन अगर लगवाई हो किसी ने, आप अपने परिजन से पूछना, तो उनको उनके बाद जो है फीवर की या फिर पेन रिलीफर जो है टैबलेट दी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में पर्यावरण के हित में आप कौन कौन सी कार्य सिद्धांत का उपयोग करेंगे। तो देखो बच्चों, पर्यावरण के लिए हमें क्या करना चाहिए, उपयोग जो होते हैं उपयोग कम करके पुनः उपयोग करें। ठीक है, मतलब कि पुनः उपयोग, रीयूज का पद्धति अपनानी चाहिए। एक चीज को उपयोग कर लिया तो उसको दोबारा भी उपयोग करें। पुनः चक्रित करके पुनः उपयोग करें। प्लास्टिक की पन्नी के स्थान पर कपड़े या थैले के उपयोग करें। कम से कम कागज का उपयोग करें। ठीक है, और प्रदूषण ना फैलाएं। ओके। नेक्स्ट आपको दिया गया है चित्र में, आपको एक बल्ब नहीं जलता है, बल्ब के ना जलने के संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो जल में डाली गई छड़ जल में डाली गई छड़ क्या हो, छड़ समान की हो। इसमें पता नहीं क्या लिखा है, मैं बताऊंगा इसका आंसर। छड़ समान होने के कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो पा रहा है, जिसमें कारण बल्ब नहीं जल पा रहा है। ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि इसमें बल्ब ना जलने का कारण यह हो सकता है कि इसमें किसी ना किसी तरह से क्या हो रहा हो, कोई भी एक ऐसा विद्युत रोधी उपकरण लगा हुआ है। ठीक है, विद्युत रोधी जो विद्युत को क्या कर रहा है, रोक रहा है। नेक्स्ट है विराम अवस्था से किसी बॉक्स की गतिशील करना, किसी गतिशील बॉक्स को उचित दिशा में सरकाना। उपरोक्त दोनों कार्यों में कौन सा कार्य आसान है और क्यों। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल आसान है। किसी विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करना, यह जो है एक कठिन कार्य है। ठीक है, इसमें क्योंकि हमें बल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें घर्षण बल लगेगा। क्योंकि घर्षण बल इसलिए क्योंकि बॉक्स रखा हुआ है, कोई वस्तु अगर रखी है, इसमें आप ध्यान से सुने, लिखा नहीं है लेकिन आप सुन लें कि बॉक्स रखा हुआ है, जमीन से चिपका हुआ है, और हम उसको फोर्स करेंगे, बल लगाएंगे, तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। आप इसको जान लीजिए। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अगर बॉक्स उसी दिशा में सरकाना है जिस दिशा में गतिशील है, तो आप आसानी से सरका सकते हैं, क्योंकि घर्षण बल तो लगेगा, लेकिन अब उसी दिशा में अगर बॉक्स भी सरक रहा है और उसी दिशा में हम उसको सरकाएंगे तो हम आसानी से सरका सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, परावर्तन नियम को दर्शाता हुआ एक आवरण खींचिए। अब देखो बच्चों, आपतित किरण आप जानते हैं, जैसे कि शीशा है, मिरर है, उस पर टॉर्च की सहायता से यदि आपने एक प्रकाश डाला, लाइट डाली, तो वो हो गई आपतित किरण। और जिस प्रकाश, वही प्रकाश की किरण जो रिफ्लेक्ट होगी, परिवर्तित होगी, है ना, वहां से जो टकरा कर दूर जाएगी, तो वो होगी आपकी परावर्तित किरण। ठीक है। और जिस बिंदु पर आपकी जो किरण है वो लगी होगी, जिस बिंदु पर उसने रिफ्लेक्ट किया होगा, वो होगा आपतन बिंदु। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन, समान भार की छड़ों की मोटाई अलग अलग होती है, अनुसार रेत की सतह पर ऊर्ध्वाधर उनमें से कौन सी छड़ी रेत में अधिक धंसेगी, क्यों। अब देखिए बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कि वह छड़ जो अपने आकार में पतली है वह रेत में अधिक धंसेगी, क्योंकि इसकी जो सतह है वो कम है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कम है। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने से दाब अधिक लगता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्यादा हो तो दाब कम लगेगा। जैसे कि आप यदि एग्जाम्पल लिख रहे हैं,
तो आप एक कील जो होती है उस पर खड़े नहीं हो सकते। लेकिन अगर कीलें जो नुकीली कीलें हों 100 या 200 आपके सामने रख दी जाएं तो उस पर आप आसानी से खड़े हो सकते हैं, उससे आपको कोई इंजरी नहीं होगी। लेकिन एक कील पर आप खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि एक कील पर जो उसकी सतह कम है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए दाब अधिक लगेगा, इसलिए इसमें जो पतली छड़ है वो आसानी से रेत में धंस जाएगी। नेक्स्ट है सल्फर तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। क्या होता है जब जल में विलय होते हैं? रासायनिक प्रक्रिया या समीकरण का भी नाम लिखिए। ठीक है, तो सल्फर और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको आप बुक की सहायता से भी देख सकते हैं, लेसन जो आपका लेसन है उसमें। ठीक है, लेसन 4 या 5 होगा आपका कि तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है? जानते हैं आप अम्ल वर्षा मतलब क्या होती है कि जो अपन जो धुआं वगैरह क्रिएट करते हैं ना, धुआं वगैरह क्रिएट होकर ऊपर जाता है, क्योंकि गर्म वायु ऊपर ही उड़ती है, ऊपर जाकर यह क्या स्टोर हो जाती है और पानी के साथ बरसती है विद एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड या किसी तरह का जो एसिड होता है वही होता है, तो जहरीला पानी बरसता है उसी को बोलते हैं अम्ल वर्षा। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन को जलने से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं जो कि अम्लीय होते हैं और यही अम्लीय वर्षा करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई किस विधि का उपयोग किया जाता है? आपको ऑप्शन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 आपकी क्लास में जो होगा वो मिल जाएगा कि जो ऐसे इलाकों में दो तरह का विधि होता है, एक तो होता है ड्रिप तंत्र, है ना, ड्रिप तंत्र, एक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम यानी छिड़काव तंत्र। ठीक है, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, इन दो तंत्र की सहायता से, दो विधियों की सहायता से आप आसानी से ज्यादा पानी ना वेस्ट करके भी आप आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में आपको अंतर बताना है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मेन अंतर तो यही है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति नहीं होती है जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। दूसरा है केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, लेकिन केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है पादप कोशिका में। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, किसमें? एनिमल सेल्स में। और जो प्लांट सेल होता है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा इसमें और भी क्वेश्चन है। इसमें अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है, जी तो आपने बोल ही दिया, लिख ही दिया है। ठीक है, ये भी हो गया है जल की कमी से। देखो हाँ ये मिल गया है, इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने समझा भी दिया है और इसका आप आंसर भी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।